अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। तो हमारे पास 2 या 3 रेफरेंस लाइंस हैं और वो 2 या 3 रेफरेंस लाइन हमने उनको राइट एंगल पर ड्रा कर रखा है। अब राइट एंगल से मुराद ये है, उनको हमने प्रीपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है या थीटा एंगल 90 पे ड्रा कर रखा है। तो उन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देंगे। तो यही लिखता हूँ फिर मैं। तो आप भी स्टूडेंट साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दें। The 2 or 3 reference line, the 2 or 3 reference lines draw at right angle राइट एंगल से मुराद ये है, उन तीनों या 2 लाइंस को हम 90 के एंगल पर ड्रा करते हो या उन लाइंस को हम प्रीपेंडिकुलर ड्रा करते हो। परपेंडिकुलर are known as coordinate axis, तो उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देंगे। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, 2 या 3 रेफरेंस लाइंस जो कि राइट एंगल पर हम उनको ड्रा कर सकते हो या प्रीपेंडिकुलर हम उनको ड्रा कर सकते हो, तो वो लाइंस हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएगी। अब इन्हीं बातों को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और दोनों रेफरेंस लाइंस जो हैं एक दूसरे को बच्चों 90 पर कट करेंगी, ठीक है, या आप ये कह लें इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा वो 90 का बनेगा। अब ये दोनों लाइंस हमारी क्या कहलाएंगी? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास अगर तीसरी रेफरेंस लाइन मौजूद हो तो वो तीसरी रेफरेंस लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी जो कि आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये जो तीसरी रेफरेंस लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या होगी? प्रीपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इन दोनों लाइंस के प्रीपेंडिकुलर होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने एक और बात याद रखनी है, वो ये है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे, जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस का नाम देंगे, और जो तीसरी रेफरेंस लाइन है स्टूडेंट वो इन दोनों लाइंस के प्रीपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो हमारी जी एक्सिस कहलाएगी। तो फिर हम इसी को लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल line is x-axis, student vertical line is y-axis, the line perpendicular to the both axes, the line perpendicular to the both axes से मुराद क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज नाउन एज जेड एक्सिस। तो आपने स्टूडेंट एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस ही लें, ठीक है, या आप वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लें, ठीक है, या फिर जी एक्सिस, यो मतलब इन दोनों लाइंस की जो प्रीपेंडिकुलर लाइन होगी उसको आप जी एक्सिस ही लें। बस जो
आपका मन करे, मतलब आपका मन करे मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस लेना चाहता हूँ, तो आप इसको बच्चों एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं। अगर आपका दिल करे कि इस लाइन को आप जी एक्सिस का नाम देना चाहते हैं, जी एक्सिस का भी दे सकते हैं। ठीक है, ये बातें ज़रूरी नहीं है। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई हैं। लेकिन आपके बुक की जो लाइन है वो ये 3 लाइनें लिखी खड़ी हैं। ठीक है, आपने ये वैसे याद रखनी है। सही हो गया। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब मैंने एक्स एक्सिस को क्या ले रखा, वाई एक्सिस ले रखा, और जी एक्सिस को क्या ले रखा है, एक्स एक्सिस ले रखा है, और वाई एक्सिस को। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। तो आपका जो मन करे बच्चों, हॉरिजॉन्टल को आप वाई एक्सिस ले लो। सही है, तो आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डियर स्टूडेंट, इन दोनों लाइंस को मैंने 90 के एंगल पर कट किया। ठीक है, अब स्टूडेंट ये वाला जो हमारे पास सिस्टम आएगा ना, उसी सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैं नाम दूंगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दिस सिस्टम इज नाउन एज, हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को मैं नाम दूंगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये 2 रेफरेंस लाइन है, एज्यूम करो ये 2 रेफरेंस लाइन है, ये 2 रेफरेंस लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, या आप ये कहते हैं कि 90 के एंगल पर कट कर रहे हैं। अब ये जो सिस्टम बनेगा ना, इसी सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे। तो मैं यही लिखता हूं कि द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines the set of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point is known as रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट दोबारा सुन ले, हमारे पास 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हों और वो 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, जिसे हम बच्चों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, 2 या 3 रेफरेंस लाइन, 2 या 3 रेफरेंस लाइन एक ही पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, तो ये हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, मतलब ये जो 2 या 3 रेफरेंस लाइन एक ही पॉइंट से पास हुई हैं, तो वो हमारा ओरिजिन कहलाएगा, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, 2 या 3 रेफरेंस लाइन एक ही पॉइंट से बच्चों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, या उसको हम क्या नाम देंगे, ओरिजिन का नाम देंगे। ठीक है, तो आप स्टूडेंट एक और बात याद करने के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं एक और नाम दूंगा, जिसे हम बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आप ये बात याद कर लें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो known as Cartesian coordinate axis। Cartesian कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पूरा लिखना है। ठीक है, अब बच्चों ओरिजिन को हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 या 3 रेफरेंस लाइन
हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है, या आप ये कह लें दो या तीन कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। तो मैं लिखता हूँ द इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द intersection of a point of a coordinate axis of the coordinate axis is known as ओरिजिन, जिसको हम बच्चों ओरिजिन का नाम देंगे। दोबारा सुन लें स्टूडेंट कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हो, जिसे हम क्या नाम देंगे, ओरिजिन का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारा ओ क्या कहलाएगा, यहाँ पे ओरिजिन कहलाएगा। अब है स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है, जो किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, तो उसे हम कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। तो स्टूडेंट मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इसको हम थोड़ा सा डीपली आगे समझेंगे। तो मैंने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर, कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर which indicate the location of the point, with respect to the fixed point, with respect to the fixed point is known as कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम बच्चों कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि ये हमारे पास नंबर होते हैं जो किसी पॉइंट की लोकेशन को हम इंडिकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। इसको हम थोड़ा सा आगे अंडरस्टैंड करेंगे। अब है बच्चों टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट रेक्टेंगुलर सिस्टम के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। तो पहली जो टाइप होती है वो होती है टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम प्लेन का नाम देंगे। तो टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बच्चों मैं नाम देता हूं प्लेन का, ठीक है। और जो दूसरी टाइप्स है तो वो हमारी है थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको स्टूडेंट मैं नाम देता हूं स्पेस का, ठीक है। टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बच्चों क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, और थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, स्पेस का नाम देंगे। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब बच्चों पहली टाइप को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट अगर हमारे पास सिस्टम हो और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो रेफरेंस लाइन हो और वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे, या इसका दूसरा नाम कहलाएगा बच्चों प्लेन। तो स्टूडेंट आपने इसके अंदर ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन
तो आप लिखोगे स्टूडेंट, इफ द सिस्टम consist of two mutually perpendicular lines is known as two-dimension coordinate system. स्टूडेंट दोबारा सुन लें, अगर कोई सिस्टम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पर मुश्तमिल हो उसे हम टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देंगे, या आप इसको ये कह दें कि ये हमारी प्लेन कहलाएगी। तो इसके बच्चों डायग्राम आप ये बना के आएंगे, तो आप देख सकते हैं दो हमारे पास लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगी। अब है बच्चों कि वेक्टर्स इन प्लेन, मतलब ये है कि टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप मान लो ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन में हमने एक पॉइंट लेना है। अब मेरे पास जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है स्टूडेंट। अब हमने करना ये है कि हमने इस ओरिजिन से, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रा करना है। तो मैं वेक्टर ड्रा करता हूं, ये आ गया बच्चों फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट तक का वेक्टर। स्टूडेंट ये जो पॉइंट होगा ये हमारा पी पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और इस वेक्टर को मैं बच्चों नाम दूंगा ए वेक्टर। अब स्टूडेंट इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचे ये आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले बच्चों मैं एक्स एक्सिस के अलोंग में मूव करूंगा, ठीक है। जो हमारा कोऑर्डिनेट बच्चों ए कहलाएगा, सही है। कोऑर्डिनेट ये नंबर है, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा हूं, तो मैं एज्यूम करता हूं कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अब वाई एक्सिस के अलोंग मैं मूव करूंगा, ठीक है, उसको मैं बच्चों बी का नाम देता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ मैंने मूव किया तो वो हमारा कोऑर्डिनेट्स ए बन गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली नंबर है। अब बच्चों मैं वाई एक्सिस की तरफ मैं मूव करूंगा तो वो हमारा कोऑर्डिनेट्स बी बनेगा, ठीक है। और इस पॉइंट तक हम पहुंच गए, तो हमारा इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए एंड बी। अब थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये 0 है, ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास 5 है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक ही जगह 5 लिखोगे। अब स्टूडेंट अब मैं वाई एक्सिस की तरफ मूव करूँ तो ये 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली हमारे पास नंबर है और उन नंबर की मदद से मैं इस पॉइंट पर मैं पहुंच गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर which indicates the location of the point with respect to the fixed point। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट की मैंने इंडिकेशन कर ली, इसके पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर ली, जिसे हम क्या नाम देंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी स्टूडेंट। अब आपने एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे जो एंगल हम लेंगे तो वो एंगल आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, और वो एंगल की जो डायरेक्शन बनेगी वो हमारे पास बच्चों बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या बातें याद रखनी है कि पहली बात तो ये याद रखनी है, एंगल is always taken
taken along x-axis, along x-axis। ठीक है, हमने एक बात याद रखनी है, जो मैं एंगल लूंगा ना उसको हमेशा हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है, ये जो एंगल की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो मैं ये लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एंगल, डायरेक्शन ऑफ एंगल, डायरेक्शन ऑफ एंगल इज एंगल थीटा, जिसको मैं थीटा का नाम देता हूं, इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैंने एंगल की डायरेक्शन लेनी है तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। मतलब ये है कि मैंने घड़ी के मुखालिफ शिफ्ट में जाना है, तो इसका मतलब ये है। अब तीसरी बात बच्चों एक ये है कि प्लेन के अंदर जस्ट हमारे पास एक ही एंगल बना है, तो मैं ये लिख देता हूं इन प्लेन only one angle is required to represent the vector, to represent the vector। ठीक हो गया कि प्लेन के अंदर हमें जस्ट एक ही एंगल रिक्वायर्ड होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एमसीक्यू स्टूडेंट बन सकते हैं। अब है बच्चों 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जस्ट क्या करना है, आपने लिखना ये है कि अगर कोई सिस्टम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल हो तो वो सिस्टम हमारा 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस का नाम देंगे। तो मैं यही लिखता हूं, इफ द सिस्टम consist of 3 mutually perpendicular line, this system is known as तो वो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम बनेगा बच्चों 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। स्टूडेंट आप दोबारा सुन लें कि वो सिस्टम जिसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो तो वो जो सिस्टम कहलाएगा वो हमारा 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अब 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस का नाम देंगे। अब स्पेस वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, खला, तो खला वाली स्पेस नहीं है। तो बच्चों दोबारा सुन लें, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, स्पेस का नाम देंगे। सही है। अब हम स्पेस के अंदर हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर्स इन स्पेस। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, पी पॉइंट। अब मैं पी पॉइंट लेता हूँ, ये आ गया है स्टूडेंट, पी पॉइंट आ गया। ठीक है, पी क्या आ गया है हमारे पास, पॉइंट आ गया है। अब मैंने करना ये है, अब मैंने फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट पी तक मैंने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, ये इस वेक्टर की क्या आई है बच्चों, लोकेशन मैंने फाइंड आउट कर ली और इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं बच्चों ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पी पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचूंगा। अब इस पी पॉइंट से मुझे एक्स एक्सिस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे बच्चों लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये हमारा बच्चों ए बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस बच्चों ट्रैवल करना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस हो गया जिसको मैं बी का नाम देता हूँ। ठीक है, और जी एक्सिस में जो ट्रैवल करना पड़ेगा, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जी एक्सिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या बनेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बात याद रखें, ये जो जी एक्सिस है ये आपकी तरफ है, सॉरी ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है या एक्स एक्सिस है ये आपकी तरफ है। एक्चुअली ये इस तरह से होते हैं, ये बच्चों हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा बच्चों कौन सा एक्सिस है, जी एक्सिस ले रखा है, और जो थर्ड एक्सिस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों हमने एंगल ड्रॉ करने हैं। अब एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा था कि हमने पॉजिटिव एक्सिस से लेना, तो ये हमारा एंगल बच्चों अल्फा कहलाएगा, और इस एक्सिस से ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारा बच्चों बीटा कहलाएगा। अब ये वाला जो एंगल होगा जी एक्सिस से इस ए वेक्टर तक का जो एंगल बनेगा वो हमारा गैमा एंगल बनेगा। ठीक है, तो दोबारा सुन लें, इस एक्सिस से इस वेक्टर तक का जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, शाबाश, अल्फा एंगल। इस वाई एक्सिस से इस वेक्टर ए तक का जो एंगल बनेगा वो हमारा बीटा बनेगा। अब इस जी एक्सिस से बच्चों वेक्टर ए तक का जो एंगल बनेगा वो हमारा गैमा एंगल बनेगा। सो डियर स्टूडेंट, मोस्टली बच्चे ये कहते हैं ये जो गैमा एंगल है ये गलत एंगल ले रखा है, ये क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस डायग्राम को हमें समझना होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये सी एक्सिस, ये पोजीशन वेक्टर पी है, या हम इस वेक्टर को ए का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वेक्टर ए का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है ना, तो इस एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने मैंने घड़ी लेनी है। अब घड़ी बच्चों कैसे मूव करती है आपको पता है, क्लॉकवाइज मूव करती है, ये तो आपको पता है। अब इस एक्सिस से जब मैं एंगल लेता हूं तो वो एंगल और घड़ी जो मूव कर रही होगी वो उसकी अगेंस्ट होगी। ठीक है, तो वो हमारा एंगल क्या बनेगा, घड़ी के अगेंस्ट वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए बच्चों मैंने घड़ी यहाँ पे रखी, इस प्लेन के अंदर रखी। अब मैं वाई एक्सिस के अलाउंग चेक करता हूँ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने घड़ी यहाँ पड़ी होगी और वो घड़ी क्लॉकवाइज मूव करेगी। अब एंगल बच्चों उसके अगेंस्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है, एंगल यहाँ ये आ गया। ठीक है, एंगल बिल्कुल हम ऐसे लेंगे तो उस घड़ी के क्या होगा, मुखालिफ सिमत में ये एंगल क्या होगा, हम लेंगे। तो जब घड़ी के मुखालिफ सिमत में हम लेंगे तो एंगल हमारा क्या आएगा, शाबाश, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, ये इसका बच्चों ये हो गया, इसका ये हो गया, अब इसका क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसका ये वाला बनेगा। ठीक है, अब बच्चों घड़ी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, यहाँ पे जो घड़ी है क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। अब मुझे इस घड़ी के बिल्कुल अगेंस्ट लेना है, तो घड़ी के जब मैं अगेंस्ट लूँगा तो वो ये बनेगा। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर से ये वाला एंगल बनेगा, तो ये हमारा एंगल गैमा एंगल होगा। तो आप ये देख सकते हैं घड़ी के अगेंस्ट ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा गैमा एंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो आप करेक्ट कर ले कि एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल हमने हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लेना है। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले बातें समझ आ गई होंगी। तो आपने थोड़ी सी और थ्योरी के अंदर ऐड करना ये है कि वेक्टर इन स्पेस, वेक्टर इन स्पेस required three coordinates
नेट्स एंड हैज थ्री एक्सिस कि वेक्टर को जब मैं स्पेस में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे और 3 एक्सिस रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि वेक्टर इन प्लेन रिक्वायर्ड कितने एक्सिस, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स एंड 2 एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हमें, 2 कोऑर्डिनेट्स और बच्चों 2 एक्सिस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, प्लेन के अंदर 3 एंगल बन रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे कि इन स्पेस 3 एंगल इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ए। ठीक है, तो इन स्पेस 3 एंगल is required to represent the vector A। कि इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 एंगल की जरूरत पड़ी है स्पेस में। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।